Student, today we will read chapter number 4 in the kingdom of fools. In this chapter we will read about a fool king and his people, his public, his obeying, his followers, his minister, his village and all the people of his kingdom. This chapter is written by A.K. Ramanujan. In previous video we have learned previous two parts of the chapter. We will read in this chapter the remaining portion. Let's start the video and let's start the chapter. First of all, I want to tell you that what was the story and what happened to this story till now. सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस कहानी में क्या हुआ था अभी तक और किस तरह से उस राजा ने रिएक्ट किया था। वो जो राजा था वो फूल था, बेवकूफ़ था और उसने अपने प्रजा को आदेश दे दिया था कि दिन का काम रात को किया जाए और रात का काम जो है वो दिन में किया जाए। इस तरह से उसने एक आदेश पारित कर दिया था, जिसकी वजह से पूरी पब्लिक को, पूरी जनता को उस आदेश का पालन करना पड़ता था। एक बार की बात है कि एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर में घुस रहा था। उसने दीवार में जैसे ही दीवार को गिराया, कुछ ईंट निकाली उसमें से, तो वो दीवार उसी के ऊपर गिर गई और उस चोर का भाई दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचा और कहा कि हे महाराज, मुझे न्याय चाहिए और न्याय के लिए ये आपके सामने एक केस प्रस्तुत करता हूँ। मेरा भाई जो है अपने पुराने काम में व्यस्त था, विलीन था, उसी समय पर एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। राजा ने कहा न्याय होकर रहेगा। उस व्यापारी को बुलाया जाए जिसका वो घर था। व्यापारी को बुलाया तो व्यापारी ने कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो दीवार बनाने वाले की है, जिसने वो दीवार को बनाया है। तो फिर राजा ने कहा अच्छा, जिसने दीवार बनाई है उसको बुलाया जाए। जब दीवार बनाने वाले को बुलाया गया तो उसने बोला महाराज गलती मेरी नहीं, गलती तो उस नाचने वाली लड़की की है जो जब मैं दीवार बनाया करता था तो मेरे सामने से गुजर जाती थी और अपने पायलों की आवाज़ से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर जाती थी। फिर उसने कहा अच्छा, तो तुम अपराधी नहीं हो, अपराधी वो लड़की, उस लड़की को बुलाया जाए। अब वो महिला बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन जब वो महिला आई तो उसने बताया हाँ मुझे याद आया कि मैं बार बार इस दरवाजे से गुजरा करती थी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती उस सुनार की है जो मुझे बार बार जो है अपनी सुनार की दुकान पे बुलाया करता था, क्योंकि मेरी शादी के जो गहने थे, जो ज्वेलरी थी, वो उसकी दुकान पे बनी हुई थी और वो टाल देता था कि अभी देता हूँ, शाम को देता हूँ, सुबह दे दूँगा, तुम्हारी ज्वेलरी बना के दे दूँगा। उसने कहा ठीक है, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उस सुनार की है, उस सुनार को बुलाया जाए। तो सुनार ने कहा कि श्रीमान जी है महाराज, अपना आदेश पारित करने से पहले आप जो है मेरी बात तो सुन लीजिए। उसने बताया कि श्रीमान जी गलती मेरी नहीं है, गलती उस इंसान की, उस अमीरों की है जो कि जो है बहुत जल्दी करते हैं अपना सोना बनवाने के लिए, अपनी ज्वेलरी बनवाने के लिए। आप तो जानते हैं। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। व्हाट विल हैपन टू दैट स्टोरी। What's your name? Such and such. Your highness, were you at home when the dead man burgled your house? My lord, he broke in the wall, was weak, it fell on him. The accused plead guilty. Your wall killed the man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. इस तरह से उसने एक एक करके सबको बुलाता रहा। सबसे पहले उसने उसी अमीर व्यापारी को बुलाया था और इसके बाद सारे लोग आते रहे और उसकी बात करते रहे। Poor thing, she is absolutely right, thought the king, waving the evidence. We have got the real culprit at last. जब उस लड़की ने बताया कि गलती मेरी नहीं है, गलती तो उस सुनार की है जिसने मुझे बार बार जो है अपनी सोने की दुकान पे बुलाया करता था, तो फिर राजा कहते हैं आखिरकार हम अंत में जो है अपना केस सॉल्व करने के लिए इस केस के नतीजे पर पहुंच गए। हमने केस सॉल्व कर लिया, हमने अपराधी को ढूंढ लिया। गेट द गोल स्पेस वेर एवर ही इज हाइडिंग एट वंस। जाओ और जाकर उस सुनार को पकड़ के लाओ, देखते हैं वो कहाँ पर छिपा हुआ है। द किंग
bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. राजा के लोग उसे ढूंढते रहे और उसको देखा, उसको पाया तो वो अपनी दुकान के कोने पर बैठा और छुपा हुआ है. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. जब उसको पता चला कि उसको एक्यूज्ड बनाया गया, उसको अपराधी बनाया गया, तो उसको अपनी बात कहने के लिए एक कहानी उसके पास खुद की थी. माई लॉर्ड ही सैड, वो कहता है हे महाराज मेरी बात तो सुनिए. आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक बहुत गरीब सुनार हूँ. इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम टू माई डोर. ये बात सत्य है, मैं इस महिला को, इस औरत को, इस लड़की को बार बार अपनी दुकान पे बुलाया करता था, अपने दरवाजे पर बुलाया करता था. आई गेव हर एक्सक्यूज, मैं उसे बहाने बनाया करता था. बिकॉज, लेकिन उसकी वजह है, क्यों बनाया करता था. आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर. लेकिन क्यों बुलाया करता था, क्योंकि मैंने इसके गहने, इसकी ज्वेलरी समय पर नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे उससे पहले अमीर व्यापारियों के गहने बनाकर तैयार कर कर देने थे. दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुड नॉट वेट. उनके यहाँ शादियाँ आ रही थी और वो लोग इंतज़ार, प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे. यू नो हाउ इम्पेशियंट रिच मैन आर. आप तो जानते हैं महाराज कि अमीर लोग कितने बेसब्र होते हैं, कितने जो है इम्पेशियंस होते हैं, उनके अंदर धैर्य नहीं होता बिल्कुल भी. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distract this bricklayer, which made a mess of this wall, which has now fallen on innocent man and killed him? Can you name him? उस सुनार से महाराज सवाल करते हैं कि ए सुनार, बताओ मुझे वो कौन से व्यापारी थे जो तुम्हें जो है समय नहीं देते थे, तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करने देते थे ताकि तुम समय पे इनके गहने तैयार कर सको. ये कौन से ऐसे सुनार हैं, कौन से ऐसे व्यापारी हैं जो तुम्हें जल्दबाजी कराते थे. मुझे उनका नाम बताओ जिसकी वजह से ये लड़की बार बार तुम्हारी दुकान पर आती थी, उसकी वजह से वो मजदूर डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसने दीवार बनाई थी, उसकी वजह से वो लड़का जो कि अपने पुराने काम में लगा हुआ था उसके ऊपर वो दीवार गिर गई और वो मर गया. क्या तुम मुझे उनका नाम बता सकते हो. द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वाज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन. दिस गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट. अब जब सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया और उस व्यापारी का नाम कोई और व्यापारी नहीं था, वो वही व्यापारी था जिसकी दीवार उस चोर के ऊपर गिर गई. देखिए अपराध जो है घेर कर उसी अपराधी के ऊपर आ गया, वाकई में जो अपराधी था. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, thought the king back to the merchant. उसके बाद he was none other than original owner. उसके अलावा कोई नहीं था बल्कि वही व्यापारी था जिसकी दीवार वहाँ पर गिर गई थी, उसी को घेर के जो है उसका. जब उस सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया तो वो कोई और नहीं था, वो तो वही व्यापारी था जिसकी वो दीवार थी, जो उस दीवार का मालिक था, जो उस घर का मालिक था जिसकी वो दीवार गिर गई थी, उसी का नाम उस सुनार ने बताया. नाउ जस्टिस हैड कम फॉर सर्कल, थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट. उस व्यापारी को तरफ देखकर बोला कि देखिए आपने जो अपराध किया था उसका न्याय हो गया, और न्याय घेर घेर के कितने दूर से आखिर तुम ही अपराधी निकले. जिसका वो घर था, जिसकी वो दीवार थी, उसी व्यापारी ने उस सुनार को ऑर्डर दिया था कि जल्दी से मेरे जेवर बना दो, गहने बना दो, जिसकी वजह से वो महिला दौड़ दौड़ के तुम्हारी दुकान तक आती थी, जिसकी वजह से वो मजदूर उसको देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, जिसकी वजह से तुम्हारी दीवार कमज़ोर बनी थी. ये देखिए ये न्याय हो गया. न्याय ने अपना पूरा सर्किल बना के तुम्हारे ऊपर तुम्हें अपराध बना दिया. एंड ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट. ही अराइव्ड क्राइंग, इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज डेड, आई एम इनोसेंट. और जब उस व्यापारी को वापस राजा ने अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए बोला तो उस व्यापारी ने कहा, हे महाराज श्रीमान जी, ये मेरी गलती नहीं है, मैं अपराधी नहीं हूँ, ये गलती तो मेरे पिताजी की है जिन्होंने वो गहने बनाने के लिए दिए थे. अब वो नहीं रहे, वो मर चुके हैं, मैं निर्दोष हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं मासूम हूँ.
but the king consulted his minister and ruled decisively. It's true your father is the true murderer. लेकिन राजा ने इस मैटर को अपने मंत्रियों से कंसल्ट किया और मंत्रियों से कंसल्ट करने के बाद बोला कि ये बात सत्य है. इट्स ट्रू योर फादर इज ट्रू मर्डरर. ये बात सच है कि तुम्हारे पिताजी ही सच्चे हत्यारे हैं. सत्य में उन्होंने ये मर्डर किया है. ही इज डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस. लेकिन अब तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन तुम्हारे पिताजी के स्थान पर किसी को तो सजा देना पड़ेगी. कोई तो वो सजा का हकदार होगा. यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस. तुम अपने पिता की संतान हो और बच्चे को पिता से प्रॉपर्टी में, घर में, खेत खलियान जो भी उसके पिता का होता है पैसा, वो किसे मिलता है? उसके बच्चे को मिलता है विरासत में. तो उस विरासत में जो से जब पैसा मिलता है तो राजा ने कहा जब तुम्हें उसका पैसा मिला, उसकी रिचनेस मिली, अमीरी मिली, तो उसके सुख और दुख भी और उसका पाप और पुण्य भी तुम्हें ही मिलेगा. यानी पापा का अपराध, आपके पिताजी का अपराध तुम्हारा अपराध है. जब पिताजी के पैसे तुम्हारे हैं, पिताजी का घर तुम्हारा है, पिताजी के खेत तुम्हारे हैं, पिताजी की पूंजी तुम्हारी है, तो पिताजी का अपराध भी तुम्हारा अपराध है. आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू. मैं पहले ही समझ गया था, जब मेरी पहली नज़र, पहली दृष्टि तुम्हारी ऊपर पड़ी थी, मैं समझ गया था कि तुम ही अपराधी हो. दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम. मैं जान गया था कि तुम इस अपराध की जड़ हो, तुम्ही ने ये अपराध शुरू कराया होगा. यू मस्ट डाई, और तुम्हें मरना होगा. मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ. I condemn to die you. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. उसने आदेश दिया कि इसके नाप की एक जो है स्टेक बनाई जाए, रेडी किया जाए स्टेक को. यानी कि उसके नाप की जो सजा देने वाला जो फंदा होता है, जो एक जहाँ पे एक्सिक्यूशन दिया जाता है, सजाए मौत दी जाती है, उसका एक खाका और सांचा तैयार किया जाता है. तो तैयार कराया गया. एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. लेकिन जब पूरी तरह से वो स्टेक तैयार कर लिया गया, उसको बना लिया गया, तो राजा से बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने स्टेक तो बना लिया है, लेकिन स्टेक इतना मोटा बन गया कि उसमें ये पतला सा व्यापारी फिट नहीं होता है, ये उस फंदे में आ नहीं पाएगा, और उसके हिसाब से ये फंदा नहीं बन पाया. ही अपील टू द किंग कॉमन सेंस. उसने, व्यापारी ने उस राजा से अपील की कि अपना कुछ कॉमन सेंस लगाइए, अपना सेंस लगाइए. द किंग टू वरी अबाउट इट. राजा भी इस बात से बहुत चिंतित था कि इन्होंने जो फंदा बनाया है, इन्होंने उसके लिए जो स्टेक तैयार किया है, ये उसमें फिट नहीं हो रहा है. ये व्यापारी पतला था और वो फंदा मोटे लोग के लिए था. What shall we do? He said when he suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. और सोचता रहा क्या करूं, किस तरह से मैं किसी को सजा दूं. उसके दिमाग में, उसके माइंड में एक आइडिया आया, एक विचार आया कि क्यों ना कोई मोटे आदमी को बुलाया जाए, मोटे आदमी को तलाश किया जाए, उसको ढूंढा जाए और उसकी जगह पर, पतले व्यापारी की जगह पर उस मोटे व्यक्ति को सजाए मौत दे दी जाए, जो उस मृत्यु के लायक हो, उस फंदे के लायक हो, वो जो उन्होंने सूली बनाई थी उस सूली के लायक हो. The servants were immediately sent all over the town looking for men who would fit the stake. नौकरों से कहा जाओ और जाकर तलाश करो और ढूंढो कि कौन सा ऐसा मोटा व्यक्ति प्रदेश में है, कौन सा ऐसा मोटा व्यक्ति जो है हमारे राज्य में है, जो कि मोटा हो और जो इस सूली पर चढ़ जाए, इस फांसी के फंदे पर लटक जाए, उसके हिसाब से ये फंदा बना हो. एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास एंड राइस एंड व्हीट एंड घी. फिर उन नौकरों की निगाह उस
स्टूडेंट पर पड़ती है, उस शिष्य पर पड़ती है, उस विद्यार्थी पे पड़ती है जो जिसने अपने गुरु को रिफ्यूज कर दिया था कि आई विल नॉट गो विथ यू, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, आई विल स्टे इन दिस प्लेस, मैं इसी स्थान पर रहूंगा। आज वो व्यक्ति जो खा खा के मोटा हो गया था, इतना मोटा हो गया था महीनों से, जो केले खा रहा था, जो चावल खा रहा था, जो घी खा रहा था, जो आटा खा रहा था, रोटी खा रहा था, खा खा के वो व्यक्ति इतना मोटा हो गया, नौकरों की निगाह, नौकरों की जो दृष्टि थी उसके ऊपर पड़ी और वो व्यक्ति उस स्टेक के लिए बिल्कुल ही फिट था, बिल्कुल भी इतना था कि वो आराम से उसको फांसी हो सकती थी। उसने अपने गुरु की बात नहीं मानी थी और आज जब मृत्यु दंड का टाइम आया, जब किंग को, राजा को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो बहुत मोटा हो, जो उस सूली पर चढ़ जाए, उस फांसी के फंदे पर लटक जाए, तो नौकरों की निगाह उस शिष्य पर पड़ी जिसने अपने गुरु के साथ जाने से मना कर दिया था। अब आप देखिए, जो गुरु की बात नहीं मानते हैं वो कभी ना कभी आपदा में फंस जाते हैं। इसलिए जब भी कोई गुरु, कोई टीचर आपको कोई एडवाइस देता है तो वो आपके भले के लिए होती है, आपके जीवन में आपका जीवन अच्छा हो सके उसके लिए होती है। तो हमेशा आप ट्राई करना कि जो टीचर कहे उस बात को मानना, क्योंकि उसी में आपकी भलाई है। नहीं मानोगे तो ये नहीं कह रहे 100% कि आप 100% फंस जाओगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका ओबे करें, उनकी बात माने, उनका आज्ञा का पालन करें, क्योंकि यही आपकी लाइफ के लिए बेटर है। तो उस शिष्य ने अपनी गुरु की बात नहीं मानी थी और आज वो राजा कि उस सूली पर चढ़ने के लिए उसके नौकर उसको ढूंढ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट। और शिष्य कहता है, अरे अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैंने क्या किया है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आई एम आ सन्यासी, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं एक अपने गुरु का शिष्य हूँ, मैं सन्यास पे हूँ, यानी ना मुझे समाज से लेना देना है, ना मुझे संसार से लेना देना है, मैं बस भगवान की भक्ति में लीन रहूं। वो सन्यासी कहलाते हैं जो अपने ही संसार में, यानी कि अपने आप को बुद्धि पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, नॉलेज के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ वर्षों के लिए, कुछ महीनों के लिए अपने आप को इस जो ख़त्म होने वाली दुनिया है, जो डिस्ट्रॉय वर्ल्ड है, उस संसार से दूर कर लेते हैं और सत्य की खोज में लग जाते हैं कि क्यों हमारा जन्म हुआ, क्यों हमारी मृत्यु होना है, ये शरीर किस काम का है, ये आत्मा का क्या होता है, ये आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है। ये सारे दर्शन वो अपने ध्यान लगाकर किसी सुनसान जगह पर, किसी सन्नाटे की जगह पर बैठ जाते हैं, अपनी कुटिया भी बना सकते हैं, वहीं पर उनका घर होता है, तो इस तरह से उनको सन्यासी कह सकते हैं। लेकिन ये सन्यासी कैसा था, ये तो खा खा के मोटा हो चुका था। ऐसा सन्यासी जिसने अपने गुरु की बात नहीं मानी थी। वो चिल्लाता रहा, दैट मे बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, दे सेड एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सिक्यूशन। वो कहता रहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो उनके नौकरों ने कहा कि हाँ मालूम है, सत्य है कि तुम निर्दोष हो, ये तो हमें भी पता है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो खा खा के मोटा हो गया हो, जो हमारी सूली पर चढ़ जाए, जो मौत के घाट उतार दिया जाए, और तुम उसमें बिल्कुल फिट बैठते हो, इसलिए हम तुम्हें मौत देने के लिए ले जा रहे हैं। He remembered his wise guru's word. आखिरकार उसको अपने गुरु के वो शब्द याद आए जो उसके गुरु ने उसको बोले थे। क्या बोले थे? दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, ये बेवकूफ़ों का शहर है बेटा, इस शहर में रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। आज अपने गुरु की वो बात उसको याद आती है, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, आपको पता ही नहीं होता है वो अगले पल आपके साथ क्या करें, क्योंकि वो लोग तो बेवकूफ़ हैं। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. जब वो मौत का इंतज़ार कर रहा था, उसने मन ही मन आंखों को बंद किया, दिल से अपने गुरु को याद किया, asking him to hear his cry whenever he was, और दिल से जब कोई चीज़ याद करो तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। उसने अपने गुरु को पुकारा, हे श्रीमान जी आप कहाँ हो, मेरी आवाज़ को सुनो मेरे गुरु। द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विज़न। और गुरु जी ऐसे वैसे गुरु जी नहीं, आप ये सन्यासी हो, सन्यासी के गुरु माने हुए होते हैं, देवी देवताओं का उनके ऊपर एक
करम होता है, एक उनको जो है नवाज दिया जाता है, उनको एक शक्ति दे दी जाती है भगवान की तरफ से। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जो अपनी आंखें बंद करके भी इस संसार को देख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर दैवीय शक्ति आ जाती है, भगवान उन्हें कहीं ना कहीं से कोई शक्ति दे देता है। ही हैड मैजिक पावर, उनके पास एक जादुई शक्ति होती है। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। वो दूर का देख लेते हैं, जिस तरह से वो देख पाते हैं पिछले गुजरे हुए समय का, जैसे वो देख पाते हैं वर्तमान का, जैसे वो देख पाते हैं फ्यूचर का, उसी तरह से वो देख सकते हैं कितने भी दूर आप हो। ही अराइव्ड एट वंस एंड टू सेव डिसिपल, अचानक से वो वहाँ पर प्रकट हो गए, वो वहाँ पर आ गए अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, और उस व्यक्ति को बचाने के लिए आ गए जो कि खाने के चक्कर में, खाने के प्यार में अपने आप को दान किए दे रहा था, अपने आप को सेक्रीफाइस किए दे रहा था, अपने आप को बलिदान किए दे रहा था। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी व्हाट विल हैपन टू दैट डिसिपल। अगले स्टोरी में हम देखेंगे कि इस शिष्य के साथ क्या होता है, क्या गुरु उसे बचा पाते हैं या गुरु भी फांसी पर उसके साथ लटक जाते हैं। थैंक यू।